हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूँ जिसमें हम लोग दिल्ली जुडिशल सर्विसेज की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन दिस सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर डीजेएस विद इन 1 मंथ। क्योंकि अब आपके पास एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल पास आ गई है, तो many of you may be wondering and you may be feeling a lot of pressure at this point of time. So that's why I'm creating this video so that you can prepare within 1 month for DJS. So without any formality, let's get started. और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि जब भी आपको कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आवर टॉपिक इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर डीजेएस विद इन 1 मंथ। तो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग ऑफ द स्ट्रेटजी, first of all we need to know the syllabus and the pattern of exam. So let me just tell you, when it comes to Delhi Judicial Services, there are 3 stages. It is a 3 tier exam. पहला प्रीलिम्स होता है जो 200 मार्क्स का है। देयर आफ्टर यू विल बी फेसिंग मेंस एग्जाम which comprises 800 marks, and at last you will have to face viva voce or interview for 150 marks. तो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई एट दिस स्टेज कि प्रीलिम्स जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स एग्ज़ाम में ऐड नहीं होते हैं। सिर्फ मेंस और इंटरव्यू की जो भी आपके मार्क्स आप जो भी मार्क्स आप अचीव करते हैं उनको मिला करके आपकी मेरिट बनती है और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि प्रीलिम्स जो है वो 200 क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में, और ये 200 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसको मैंने बहुत ही डिटेल में ये वीडियो बनाया है कि इसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होती है प्रीलिम्स की, और 1 महीने में हम इसकी कैसे प्रिपरेशन करें। तो उसमें बहुत सारे टिप्स मैंने आपको बताए हैं। तो पहला टिप ये है कि जस्ट डू गो थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि यू विल हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि देर आर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हर बार रिपीट होते हैं। तो एक फ़ायदा, पहला बेनिफिट तो आपको ये होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उनके आंसर्स आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे और उनमें आपको अटैम्प्ट नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सॉल्व करने में, और इजीली आप क्लिक कर पाओगे। दूसरा ये होता है कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पेपर का पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 2 फ़ायदे होने हैं। तो इसके लिए आपको टिप नंबर 1 जो है वो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स ज़रूर एक बार सॉल्व कर लेने चाहिए। देयर आफ्टर द सेकेंड टिप इज़ दैट डू नॉट इग्नोर माइनर एक्ट्स। वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज व्हाट आई हैव रियलाइज सो फार, मैनी ऑफ अस, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो माइनर एक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि पेपर तो मेजर लॉज जो हैं सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, इन्हीं से बनेगा, तो माइनर लॉज को इग्नोर कर देते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो है सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रह जाता है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि माइनर लॉस से भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और बहुत डिटेल में आते हैं। तो माइनर लॉस को भी आपको उतना ही फोकस करना है जितना कि आप मेजर लॉस पर कर रहे हैं। जैसे कि लिमिटेशन एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन है। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बनते हैं डीजेएस में। तो आपको करना क्या है कि इनको भी ज़रूर तैयार करना है। और लिमिटेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें आपको लिमिटेशन पीरियड पूछा जा सकता है। तो आप लास्ट में जो लिस्ट दी हुई है कि अपील में क्या लिमिटेशन होगा, सिविल सूट में क्या लिमिटेशन होगा, तो इस तरह के लिमिटेशन, इंपॉर्टेंट लिमिटेशन पीरियड्स को याद कर लीजिएगा। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, जैसे कि सेक्शन 6 में क्या है, सेक्शन 5 में क्या है, तो ये इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी याद कर लीजिए।
पार्टनरशिप एक्ट की अगर बात करें तो मेजरली क्वेश्चंस जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आपको पार्टनरशिप एक्ट में कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ फैक्चुअल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको माइनर एक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है। नाउ मूविंग ऑन, थर्ड टिप क्या है आपके लिए? थॉरोली स्टडी टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट्स। दो मेजर सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो जिनसे बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के और अप्लाइड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हैं इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इन दो सब्जेक्ट्स को आपको बहुत ही अच्छे से थॉरोली ईच एंड एवरी प्रोविजन हैज़ टू बी स्टडीड अलॉन्ग विद एनालिटिकल एंड अप्लाइड अप्रोच, ताकि आप उनके जो इलस्ट्रेशन बेस्ड या प्रॉब्लम बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चंस जो हैं उनको आप सॉल्व कर लें। क्योंकि इन सब्जेक्ट्स से फैक्चुअल क्वेश्चंस डीजेएस जो है वो बहुत कम पूछता है, तो इसलिए आपको इन दो सब्जेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मूविंग ऑन, नाउ वील बी डिस्कसिंग द सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड स्टडी। Till now, we have discussed the general provisions and the general tips which are applicable to each and every kind of subject, and now we will be discussing about the subject wise study which varies from subject to subject. तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अगर बात करें तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किन किन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। तो पहली चीज़ है इम्पोर्टेंट प्रोविजंस। आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि इम्पोर्टेंट प्रोविजंस जो इसके हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो सारी लिस्ट आपको एक बना लेनी चाहिए और उनको रोज़ जो है आपको रिवाइज करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको बेयर एक्ट जो है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस का बेयर एक्ट जो बेयर प्रोविजंस जो हैं वो आपको अच्छे से थॉरोली स्टडी करने चाहिए। उसके बाद लेटेस्ट अमेंडमेंट्स जो भी हुए हैं, जैसे कि 100th या 101st, 102nd, 103rd, 104th अमेंडमेंट्स क्या हैं, किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, किस इश्यू से रिलेटेड हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, लैंडमार्क अमेंडमेंट्स कौन से हैं, जैसे कि 52nd अमेंडमेंट हो गया, 42nd अमेंडमेंट हो गया, 44th अमेंडमेंट हो गया, 73rd अमेंडमेंट हो गया, 74th अमेंडमेंट हो गया। तो इस तरह के लैंडमार्क अमेंडमेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स भी आपको याद करने हैं। कंटेम्प्रेरी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो कंटेम्प्रेरी जो डेवलपमेंट जो हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। करंट डेवलपमेंट को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और वो आपको ज़रूर रिवाइज करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, एट लास्ट, लैंडमार्क केस लॉज जो भी हैं, तो लैंडमार्क केस लॉज जो हैं और कौन कौन से किस केस लॉ में कौन सा डॉक्ट्राइन ले डाउन हुआ, कौन से प्रिंसिपल्स ले डाउन हुए, ये सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पूछी जाती हैं डीजेएस के प्रीलिम्स में, तो ये आपको प्रिपेयर करनी है। मूविंग ऑन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरी में। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है सीपीसी का। अपार्ट फ्रॉम दैट, इम्पोर्टेंट प्रोविजंस भी पूछ लेते हैं कि ऑर्डर 1 रूल 2 क्या है, ऑर्डर 8 रूल 6 क्या है, ऑर्डर 7 रूल 10 क्या है, ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है। उसके अलावा अप्लाइड क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं जो इलस्ट्रेशन बेस्ड होते हैं या फिर जो प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं। तो अगर नटसेल में अगर सीपीसी की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको बेयर एक्ट जो है उसके इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं और इम्पोर्टेंट प्रोविजंस जो हैं, तो बेयर एक्ट की थॉरो स्टडी सफिशिएंट है। बेयर एक्ट के अलावा यहाँ पर आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। सीपीसी के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बुक या फिर कोई बहुत ज़्यादा केस लॉज ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। सारे क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस डीजेएस के जो हैं वो सारे बेयर एक्ट से ही बन जाते हैं। तो आप बेयर एक्ट के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, वहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये डीजेएस के प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के होते हैं और मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड और एनालिटिकल
अप्रोच के होते हैं। मतलब आपको बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ना है अलॉन्ग विद द लैंडमार्क केस लॉज। तो लैंडमार्क केस लॉज, लीडिंग केस लॉज के साथ आपको बेयर एक्ट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर आपकी कमांड होनी चाहिए ताकि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो प्रॉब्लम बेस्ड, इलस्ट्रेशन बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड और एनालिटिकल वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की प्रिपरेशन करनी है। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू इंडियन पेनल कोड। इंडियन पिनल कोड में आपको प्रोविजंस भी पढ़ने हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम बेस्ड यानी कि एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपको इलस्ट्रेशंस और कॉन्सेप्ट जो है कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं फुलफिल होंगे तब कौन सा ऑफेंस बनेगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। और इसके लैंडमार्क केस लॉज और लेटेस्ट केस लॉज, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको आईपीसी में अपडेटेड भी रहना पड़ेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पनिशमेंट के प्रोविजंस भी पूछे जाते हैं। पनिशमेंट कि मर्डर में कितना पनिशमेंट है, कल्पेबल होमिसाइड में कितना पनिशमेंट है, एक्सटॉर्शन में कितना पनिशमेंट है, डेकॉइटी में कितना पनिशमेंट है। तो इस तरह के पेनल प्रोविजंस जो हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो उनको भी आपको एक बार रिवाइज करना है। और अगर नटशेल में कहें तो मेजरली आईपीसी से जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड यानी कि एनालिटिकल होते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका इंडियन पिनल कोड में। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो जो होता है टाइम पीरियड पूछ लेते हैं कि लिमिटेशन पीरियड क्या है, कॉग्निजेंस का लिमिटेशन पीरियड, ये पीरियड, वो पीरियड, इस तरह के टाइम पीरियड्स बहुत पूछे जाते हैं। तो जहाँ जहाँ भी जिस भी आपको प्रोविजन में टाइम पीरियड दिखे उसको एक लिस्ट बना लीजिए उसकी, और टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, उसको रोज़ रिवाइज कीजिए। वहाँ से 1-2 क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। उसके अलावा प्रोविजंस, आपके जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, तो कॉन्सेप्ट पर भी फोकस करना है। और लेटेस्ट अमेंडमेंट अगर कोई हुआ है, जैसे कि 2013 वाला या 2019 वाला कोई क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन 1-2 पूछा जाता है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन नटशेल, इन क्रक्स वी कुड से कि बेयर एक्ट जो है वो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। सिर्फ आपको लीडिंग केस लॉज ही पढ़ने हैं, सीआरपीसी में ज़्यादा केस लॉज नहीं है पढ़ने हैं। तो टाइम किल नहीं करना है। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के प्रोविजंस बेयर एक्ट से थॉरो स्टडी कीजिए, और 2-4 जो लैंडमार्क लीडिंग केस लॉज हैं उनको पढ़ लीजिए। दैट्स इट। So I could say this is all about your DJS preparation strategy within 1 month, and if you follow these tips you can easily prepare for DJS prelims within 1 month। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए ऑल द बेस्ट, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।